नमस्कार स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किंगडम प्लांटी पढ़ा था, किंगडम एनिमिलिया पढ़ा था और हम जानते हैं क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा लेसन चल रहा है। तो हम प्लांटी पढ़ चुके हैं, एनिमिलिया पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे वायरसेस, विरियोल्स एंड लाइकेंस के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हर लाइन को अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती चलूँगी और हम अंडरलाइन करते चलेंगे लाइन्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, in the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of some acellular organisms like viruses, virions and lichens। अब देखिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। विटिकर का जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, तो हम जानते हैं कि उसमें उन्होंने वायरसेस को, विरियोट्स को, लाइकेंस को कोई वहाँ पर मेंशन नहीं किया है, कोई भी ग्रुप में उनको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो ये असेलुलर ऑर्गेनिम्स हैं जो कि जहाँ पर हमें कोई सेलुलर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, असेलुलर ऑर्गेनिम्स हैं, इनको वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है। और हमने पढ़ा है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो विटिकर ने जो किंगडम्स वहाँ पे डिवाइड किए हैं फाइव्स, वो कौन कौन से हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ओके, ये फाइव किंगडम्स थे जिन्होंने विटिकर ने जो मेंशन किए, विटिकर ने जिनको ऑर्गेनिम्स को फाइव किंगडम्स में डिवाइड किया। लेकिन वहाँ पर मेंशन नहीं किया है वायरसेस को, विरियोट्स को, लाइकेंस को, यानी कि वहाँ पर इनको इंक्लूड नहीं किया गया है किसी भी ग्रुप में। चलिए, दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हेयर। तो यहाँ पर हम उनको अच्छे से स्टडी करेंगे, उनको यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए क्या देखते हैं क्या दे रखा है। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us even if we do not associate it with our conditions। ओके, अब हम जानते हैं वायरस की अगर बात करें तो वायरस जो है मेन जो कॉमन डिजीज़ जो वायरस की वजह से कॉज होती है, हम जानते हैं कॉमन जो कोल्ड है जिसको हम फ्लू बोलते हैं। ठीक है, कॉमन कोल्ड है और फ्लू है, तो उसका वो हम जानते हैं उसका कॉजिंग जो रीज़न है, उसका जो कॉज होता है वो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम जानते हैं कि कितना उसका एक इफेक्ट है, वायरस का अपने आप में एक इफेक्ट है, वो इलनेस को कॉज करता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, इसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, ये कॉमन कोल्ड है और जो फ्लू है इससे हम बार बार इफेक्टेड होते हैं और हम जानते हैं कि वायरस किस तरह से हमको इफेक्ट कर सकते हैं। Then viruses do not find a place in classification since they are not truly living if we understand living as those organisms that have a cell structure। अब देखते हैं कि इतना जो है एक इम्पैक्ट है, हम उसकी वजह से इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं कि एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है हमारी पूरी ऑल ओवर हेल्थ पर, बॉडी पर। लेकिन फिर भी वायरसेस इतने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनको क्लासिफिकेशन में अभी तक जो है उनको कोई भी प्लेस नहीं दिया गया है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि ये ट्रू लिविंग नहीं है। ठीक है, ये ट्रूली लिविंग नहीं है क्योंकि हम इस पर जो लाइन में यहाँ पे दे रखा है कि ट्रूली लिविंग नहीं है क्योंकि उन ऑर्गेन्स को ही लिविंग माना जाता है जहाँ पर हमें सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन हमें वायरस में ये असेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, असेलुलर ऑर्गेन्स होते हैं जहाँ हमें सेल लाइक स्ट्रक्चर या सेल जैसा कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इनको ट्रूली लिविंग नहीं बोलते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि देखिए वायरस में क्या होता है कि वायरस जो है ना वो ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ इसमें ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो कि लिविंग से शो करते हैं और कुछ नॉन लिविंग से। देखिए, जब तक ये होस्ट सेल में एंटर नहीं करेगा, जब तक ये इनर्ट फॉर्म में रहेगा, यहाँ कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा, एज अ लिविंग ये जो है प्रॉपर्टीज को शो करता है। नॉन लिविंग की तरह ये बिहेव करता है। और जैसे ही होस्ट सेल में वायरस एंटर करता है वैसे ही अपने जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। वो होस्ट सेल के जो डीएनए है उसको पूरे सेल और डीएनए पर जो है पूरा टेक ओवर कर लेता है और उसको जो है पूरी होस्ट सेल पर एक तरह से वो डोमिनेंट हो जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपनी एक्टिविटी को शो करता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि होस्ट सेल से बाहर ये बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही होस्ट सेल में एंटर करता है लिविंग की तरह बिहेव करता है। यानी कि जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कनेक्टिव लिंक को शो करते हैं। ठीक है, तो ट्रूली लिविंग नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी ऐसे सेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ट्रूली लिविंग नहीं है और इसीलिए इनको क्लासिफिकेशन में जो है इंक्लूड नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया गया है। चलिए, ओके, द viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि लिविंग सेल से बाहर रहते हैं, जब तक ये लिविंग सेल्स में एंटर नहीं करते हैं, बाहर रहते हैं, इनर्ट फॉर्म में रहते हैं। और यहाँ पर जो है कोई भी सेल लाइक स्ट्रक्चर, नॉन सेलुलर ऑर्गेन्स होते हैं, यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है और ये
क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में यहाँ पे होते हैं। एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं जब तक ये लिविंग सेल से बाहर रहते हैं। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमें जो वायरसेस हैं वहाँ पर नॉन सेलुलर होते हैं, और ये जब लिविंग सेल से बाहर रहते हैं तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और ये इनर्ट फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, चलिए वंस दे आ जाते हैं पैराग्राफ पर। ओके, देखिए ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी, वही यहाँ पे दे रखा है। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, देखिए once they infect a cell they take over the machinery of the cell, machinery of the host cell to replicate themselves killing the host। अब देखिए जैसे ही ये किसी लिविंग सेल में, होस्ट सेल में एंटर करते हैं, उसको इन्फेक्ट करते हैं, तो इन्फेक्टेड करते हैं और क्या करते हैं, जो होस्ट सेल की ऑल ओवर जो मशीनरी है उस पर ये क्या करते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं, उसको अपने हिसाब से चलाते हैं, खुद को रेप्लिकेट करते हैं और होस्ट सेल को किलिंग कर देते हैं, उस सेल को मार देते हैं। इस तरह से ये अपने इन्फेक्शन को करते हैं। ठीक है, तो जब तक ये लिविंग सेल में एंटर नहीं करता, जब तक इनर्ट फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, जैसे ही लिविंग सेल में एंटर करते हैं उसको इन्फेक्शन करते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन कर देते हैं। कैसे कर देते हैं कि वहाँ पर पूरी होस्ट सेल की मशीनरी को वो टेक ओवर कर लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। ऐसा कहना चाहिए कि अपने कब्जे में ले लेते हैं, अपने हिसाब से उस होस्ट सेल को जो चलाते हैं, अपने उस पर डोमिनेंट हो जाते हैं और अपने आप को जो है रेप्लिकेट करते हैं और होस्ट सेल को किल कर देते हैं। इस तरह से ये इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। ठीक है, चलिए वो मैं आपको बता ही दिया था अभी। देन वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। अब देखिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अब क्या कहेंगे, इस तरह का बिहेव कर रहे हैं कि बाहर तो जो है नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहे हैं और जैसे ही लिविंग सेल में एंटर करते हैं लिविंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे, नॉन लिविंग कहेंगे? तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि दे आर कॉल्ड एज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग्स। ओके, तो कनेक्टिव लिंक की तरह काम कर रहे हैं, इनर्ट फॉर्म में रह रहे हैं, नॉन लिविंग फॉर्म में रहते हैं, लिविंग सेल के बाहर, लिविंग सेल के अंदर जाते ही अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, ऑल ओवर जो होस्ट सेल की मशीनरी होती है उसको टेक ओवर कर लेते हैं और होस्ट सेल को किल कर देते हैं। इस तरह से वहाँ पे एक्टिविटी को शो करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ऑब्वियसली दोनों लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की ये क्या है, एक कनेक्टिव लिंक को शो करते हैं। ओके, चलिए देन द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पाश्चर। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं कि जो वायरस को जो नाम दिया है वेनम, पॉइजनस फ्लूइड, यानी कि ऐसा फ्लूइड जो कि पॉइजनस फ्लूइड होता है। तो ये जो नाम दिया था वो दिया था पाश्चर ने बताया कि जो वायरस है वो एक टाइप का पॉइजन है। ठीक है, एक टाइप का पॉइजन है, एक टाइप का वेनस है। तो पॉइजनस फ्लूइड जिसने कहा था वो साइंटिस्ट थे पाश्चर। तो पाश्चर ने जो था वायरस को बोला कि ये एक टाइप का पॉइजनस फ्लूइड है। ठीक है, चलिए देन डीजे Ivanovsky recognized certain microbes as casual organisms of the mosaic disease of tobacco। अब देखिए जो डीजे इवानोव्स्की जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था कि जो टोबैको होता है उसमें टोबैको में डिजीज़ होती है, टोबैको मोजेक डिजीज़। ठीक है, तो टोबैको मोजेक डिजीज़ का के लिए जो कॉजिंग एजेंट था, जो रिस्पॉन्सिबल था, उन माइक्रोब्स को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, उन्होंने पता लगाया कि भाई जो टोबैक मोजेक डिजीज़ है वो जिन माइक्रोब से होती है उनको उन्होंने पता लगाया, उनको बताया कि वो वायरस है, एक वायरल डिजीज़ है जो वायरस की वजह से होती है टोबैको में। ठीक है, तो वो कौन से साइंटिस्ट थे, डीजे इवानोव्स्की थे, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कुछ माइक्रोब्स को जो कि कॉज करते थे टोबैको मोजेक डिजीज़ को। तो वो साइंटिस्ट थे डीजे इवानोव्स्की। ठीक है, उन्होंने पता लगाया किस तरह से जो है टोबैको मोजेक डिजीज़ में जो रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉजिंग जो एजेंट है वो यहाँ पर काम करता है वायरस, उसकी वजह से यह डिजीज़ होती है। तो वो पता लगाया था डीजे इवानोव्स्की ने। चलिए देन these were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filters। अब देखिए यहाँ पर साइज़ की बात हो रही है कि जो वायरस थे वो पता चला कि वायरस जो थे वो तो बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉल साइज़ के थे, स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। ठीक है, वो कैसे पता चला कि ये जो है इनका साइज़ जो है बैक्टीरिया से भी छोटा है? वो ऐसे पता चला कि बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर था, यानी जिस फिल्टर में से बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकते थे, यानी कि वहाँ से बैक्टीरिया नहीं क्रॉस कर सकते थे, बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर था वहाँ से वायरस क्रॉस कर गया, उस लेयर को क्रॉस कर गया, फिल्टर को, उनके वहाँ से फिल्टर हो गया। यानी कि तो पता चल गया कि ठीक है इनका जो साइज़ होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, वो स्मॉल साइज़ के होते हैं बैक्टीरिया से, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये पता चला कि जो बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर था उसमें से वायरस इजीली क्रॉस कर गए।
बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाए, यानी कि वो साइज बात करें तो बैक्टीरिया का वायरस जो साइज होता है, वायरस का जो साइज होता है बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। चलिए ये फैक्ट पता चला। देन MW Bizanek demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called in as the fluid as Contagium vivum fluidum, ठीक है, इन्फेक्शन लिविंग फूड। अब देखिए एक साइंटिस्ट थे MW बिजरनेक, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट था, यानी कि एक ऐसा प्लांट जिसको टोबैको मोजेक डिजीज़ थी, यानी कि टोबैको का ऐसा प्लांट जिसको टोबैको मोजेक डिजीज़ थी, ठीक है, तो उस इन्फेक्टेड प्लांट से उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला, ठीक है, कुछ फ्रूट निकाला, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला और फिर उन्होंने क्या किया, उस एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट कर दिया हेल्दी प्लांट में। तो वो हेल्दी प्लांट भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, उसको भी टोबैको मोजेक डिजीज़ हो गई। तो अब इससे क्या पता चला, उससे पता चल गया कि भाई ठीक है, ये जो है ये ही जो है फ्लूड है या ये ही एक ऐसा इन्फेक्शन कॉजिंग है जिसकी वजह से जो हेल्दी प्लांट था वो भी एक इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। तो उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेटेड किया कि बिजरनेक ने कि उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया टोबैको प्लांट के, जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट था उसमें से एक्सट्रैक्ट किया और उस एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट कर दिया हेल्दी प्लांट में, तो वो भी जो था वो क्या हो गया, वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तो उन्होंने उसको नाम दिया कॉन्टेगियम वीवम फ्लूडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। तो उन्होंने इसको जो है वायरस को क्या नाम दिया, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था, बिजरनेक ने किया था, ठीक है, माइंड में रखेंगे हम। चलिए देन WM स्टेनले, एक सेकेंड, चलिए okay, then MW Stanley showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins। अब देखिए, अब क्रिस्टल फॉर्म में जिसको क्रिस्टल फॉर्म में क्रिस्टलाइज किया वायरस को, क्रिस्टल फॉर्म में जिन्होंने गेन किया, क्रिस्टलाइज किया वायरस को, वो साइंटिस्ट थे WM स्टैनले। IMP या क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसको आप माइंड में रखेंगे कि WM स्टैनले थे जिन्होंने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो है उनको कलेक्ट किया, यानी कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया। तो क्रिस्टलाइज करने में सक्सेस हुए वो साइंटिस्ट थे WM स्टैनले, जिन्होंने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था 1935 में। और क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, जो कि जो क्रिस्टल्स थे वो किससे कंसिस्ट थे, प्रोटीन से। ये जो क्रिस्टल्स थे वो प्रोटीन के क्रिस्टल्स थे। तो वायरस को सबसे पहले जो क्रिस्टलाइज किया था वो साइंटिस्ट थे WM स्टैनले, 1935 में उन्होंने क्रिस्टलाइज किया था। और ये जो क्रिस्टल्स थे ये प्रोटीन्स के क्रिस्टल्स थे, ठीक है। चलिए देन दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट। देखिए अगर बात करें कि जो कि हम पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब तक देखिए एक जो वायरस है, वायरस जो है अलग अलग टाइप के वायरसेस हैं, तो वो स्पेसिफिक होते हैं कि एक पार्टिकुलर जो वायरस है वो पार्टिकुलर स्पीशीज़ को ही इन्फेक्टेड करेगा, यानी कि वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है, यानी कि ऐसे कुछ, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक जो वायरस है वो प्लांट को इन्फेक्टेड कर रहा है तो वो एनिमल्स को भी इन्फेक्टेड करेगा, नहीं। वो जो है स्पेसिफिक होते हैं। प्लांट वायरस है तो वो प्लांट को ही इन्फेक्टेड करेगा, एनिमल्स को नहीं करेगा। एनिमल्स वायरस है जो कि इन्फेक्शन कर रहे हैं एनिमल्स में, तो प्लांट को इन्फेक्टेड नहीं करेंगे। तो वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि पार्टिकुलर एक वायरस होता है वो पार्टिकुलर स्पेसिफिक स्पीशीज़ को ही या स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को ही इन्फेक्टेड करता है। तो अगर बात करें तो ये स्पेसिफिक जो होस्ट सेल होती है जब तक उसमें एंटर नहीं करते हैं, इनर्ट रहते हैं, और जैसे ही एंटर करते हैं तो वहाँ पर लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है। तो वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये सर्वाइव जो को ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये एज अ पैरासाइट ही सर्वाइव कर सकते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये पैरासाइट्स अंदर होस्ट सेल में जब तक एंटर नहीं करेंगे, जब एंटर नहीं करेंगे इनर्ट रहेंगे, यानी कि इनको लिविंग फॉर्म में सर्वाइव करने के लिए होस्ट चाहिए ही चाहिए, देयर इज़ नो एनी ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए देन आगे वाला पैराग्राफ देख लेते हैं। ओके, इन एडिशन टू प्रोटीन्स, देखिए एक सेकेंड, सॉरी, in addition to proteins, viruses also contain genetic material। अब देखिए इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। अब हम बात करते हैं कि वायरसेस में क्या जेनेटिक मटेरियल होता है। ऑफकोर्स यहाँ पर हम बात करें तो इन एडिशन टू प्रोटीन्स, यानी कि जो वायरस जो होते हैं वो उसमें प्रोटीन की हमें कवरिंग देखने को मिलती है, प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन्स की हमें आउटर कवरिंग देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट कुड बी आइदर RNA और DNA। अब देखिए जेनेटिक मटेरियल अगर प्रेजेंट होगा तो ऐसा नहीं होगा कि RNA DNA दोनों प्रेजेंट होंगे, या तो RNA प्रेजेंट होगा या DNA प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि RNA DNA दोनों ही जेनेटिक मटेरियल यहाँ प्रेजेंट होंगे। अगर वायरस में जेनेटिक मटेरियल की बात होती है तो वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल या तो RNA प्रेजेंट होगा या फिर DNA प्रेजेंट होगा,
ओके, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। चलिए ये क्लियर हुआ। देन नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए डीएनए, जो मैंने आपको बताया कि जो वायरस होता है उसमें कभी भी आरएनए डीएनए साथ में प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, अ वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शन। अब देखिए, वायरस की बात करते हैं तो वायरस जो होते हैं वो एक तरह का न्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर इन्फेक्शन की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है यहाँ पे या तो आरएनए होगा, डीएनए जो कि क्या होगा, इन्फेक्शियस होगा। इसकी वजह से जो है इन्फेक्शन होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए, देन इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए and viruses that infect animals have either single और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसे वायरस जो कि मेनली यानी कि मोस्ट ऑफ द ऐसे वायरस जो कि मेनली प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, वहाँ पर हमें जेनेटिक मैटर जो मेनली देखने को मिलता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। यानी कि ऐसे वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्टेड करेंगे, तो इन जनरल अगर बात करें, मोस्ट ऑफ द बात करें, तो वहाँ पर हमें जेनेटिक मैटर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेगा जेनेटिक मैटर के फॉर्म में, ठीक है। और अगर बात करते हैं ऐसे वायरस जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे मे बी कि वहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, और साथ ही अगर बात करें इसके साथ ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो अलग अलग जो है होस्ट सेल्स की बात हो रही है कि अगर प्लांट को इन्फेक्शन कर रहा है वायरस, तो ऐसे वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। मोस्ट ऑफ द वायरस जो प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मैटर प्रेजेंट होता है, यानी कि वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं। और ऐसे वायरस जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें हो सकता है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट हो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट हो सकता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट हो, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्लियर। देन बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया और आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। अगर यहाँ बात हो रही है बैक्टीरियोफेज की, अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है, यानी कि ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मैटर की बात करें तो वो होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वहाँ पे हमें जेनेटिक मैटर देखने को मिलेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ऐसे वायरस को बोलेंगे, ऐसे जो वायरस होते हैं उनको हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस बोलते हैं, जो कि बैक्टीरियोफेज होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं वहाँ पर हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं, यानी कि वहाँ पर जो जेनेटिक मैटर होगा वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो ऐसे वायरस को हम बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, ठीक है। चलिए, देन द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सबयूनिट कॉल्ड द कैप्सिड। अब देखिए, हम जो बात कर रहे हैं ना कि बैक्टीरिया जो होता है उसमें आउटर जो हमें एक कोट देखने को मिलता है प्रोटीन का बना होता है, और ये जो प्रोटीन का जो कोट होता है वहाँ पर छोटी छोटी हमें स्मॉल यूनिट सब यूनिट्स देखने को मिलती है, उनको कैप्सोमियर्स कहते हैं, ठीक है। IMP है, इसे माइंड में रखें कि ऐसी यूनिट्स छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं प्रोटीन कोड में जो प्रेजेंट, देखिए बैक्टीरिया है, सॉरी वायरस जो है उसमें जो उसकी जो आउटर जो वो एक तरह से पूरा प्रोटीन कोड से मिलकर बना है, ठीक है। तो बाहर उसके पूरा एक प्रोटीन की कोटिंग है, प्रोटीन का कोड बना हुआ है, और ये जो प्रोटीन का कोड होता है उसको बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। इस प्रोटीन कोड को बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। और उसके अंदर जो प्रोटीन कोट है वो जिन स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स, ठीक है। चलिए, देन प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिसका मेन काम होता है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना। देखिए, न्यूक्लिक एसिड तो प्रेजेंट है, अब क्या है, ऑब्वियसली एक तरह से देखा जाए तो इनर्ट फॉर्म में तो प्रोटीन के क्रिस्टल ही है ना, जब तक लिविंग सेल में एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए प्रोटीन का कोड होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और ये जो प्रोटीन कोड होता है ये छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है, उनको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। और कैप्सोमियर्स बना होता है, और ये जो प्रोटीन का जो कोड होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, उसका मेन फंक्शन होता है न्यूक्लिक जो एसिड प्रेजेंट है वायरस के अंदर उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। चलिए, देन These capsomeres are arranged in helical और polyhedral geometrical forms। अब ये जो कैप्सोमियर्स होती हैं, यूनिट्स होती हैं, ये हेलिकल और पॉलीहेड्रल जो है ज्योमेट्री में अरेंज होती हैं। एक तरह से पॉलीहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर्स को ये बनाती है, इस तरह से ये अरेंज होती हैं, ठीक है। देखिए, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से पॉलीहेड्रल, देखिए ये इस तरह से पॉलीहेड्रल टाइप का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दिख रहा है इस तरह से, है ना। तो इस तरह से ये जो है ये अरेंज होती है पॉलीहेड्रल ऑर्डर में, और पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर को ये बनाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने आप को ज्योमेट्री में अरेंज करती हैं कैप्सोमियर यूनिट्स। अब देखिए, दीज एक सेकेंड, चलिए,
These capsomeres arranged in helical हम देख चुके हैं. Then viruses cause disease like mumps, smallpox, herpes and influenza. अब देखिए कुछ वायरसेस इनफैक्ट जो वायरस की वजह से जो डिजीज़ होती हैं उनके यहाँ पर नाम दे रखे हैं, उनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. जैसे मम्प्स डिजीज़ है, स्मॉल पॉक्स है, उसके लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मम्प्स भी वायरस की वजह से होता है. हर्पीज़ डिजीज़ है वो वायरल डिजीज़ है. इन्फ्लुएंजा जो वायरल डिजीज़ है. तो यहाँ पर कुछ वायरस कॉजेज जो डिजीज़ है उनके नाम दे रखे हैं. मम्प्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज़ है, इन्फ्लुएंजा है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वायरस. ठीक है. देन एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज बाई वायरस. हम जानते हैं कि जो एड्स होता है वो HIV वायरस की वजह से होता है. तो यहाँ पर जो है इसका दे रखा है कि एड्स जो होता है वो भी वायरस की वजह से होता है. इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, रोलिंग एंड वेन क्लियरिंग. अब बात करते हैं सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक इन्फॉर्मेशन. अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में बात करते हैं तो जैसे अब बात करते हैं तो मोज़ेक फॉर्मेशंस वहाँ पे होता है जिसके अंदर लीफ जो होती है, लीफ रोल हो जाती है, अंदर के रोल हो जाती है, कर्ल हो जाती है. येलिंग वहाँ पे जो है लीफ जो होती है वो ग्रीन होकर के येलो में कन्वर्ट हो जाती है और जो वेन वहाँ पर क्लियर दिखती है. तो ये मोज़ेक जो डिजीज़ है प्लांट्स की, उसके यहाँ पर क्या दे रखे हैं, कुछ यहाँ पर कैरेक्टर्स दे रखे हैं, कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं मोज़ेक डिजीज़ के, कि लीफ जो है रोलिंग हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है, येलो पड़ जाती हैं, वेन वहाँ पर क्लियर दिखाई देती हैं, डॉर्फिंग है, स्टंट ग्रोथ, और वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं पूरी तरह से वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पाती है और वो डॉर्फिज्म का करेक्टर यानी कि छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं प्लांट्स, वहाँ पर पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं. तो इस तरह से यहाँ पे जो है प्लांट्स में डिजीज़ का दे रखा है और एनिमल्स में दे रखा है, ह्यूमन बींग्स में दे रखा है. तो वो हमने यहाँ पर देखिए कुछ डिजीज़ के बारे में. ठीक है, चलिए. तो अब देखिए यहाँ पर है ना स्ट्रक्चर दे रखा है. देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस, ये TMV का, ये देखिए ये टोबैको मोज़ेक वायरस का यहाँ पर दे रखा है स्ट्रक्चर. अब देखिए ये जो कैप्सिड है, ये जो कैप्सिड मैंने बताया था कि जो वायरस होता है उसके उस पर चारों तरफ एक कोट होता है प्रोटीन का, उस प्रोटीन के कोट को बोलते हैं कैप्सिड. वो यहाँ पर देखिए लेबलिंग हो रही है कैप्सिड की, ये प्रोटीन कोट है. और ये प्रोटीन कोट में जो छोटी छोटी दिख रही है आपको क्या है, कैप्सोमियर्स हैं. यानी कि प्रोटीन कोट किससे मिलकर बना होता है, छोटी छोटी स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनको हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं. तो हमें कैप्सिड दिख रहा है या कैप्सोमियर्स दिख रहे हैं. और यहाँ पे देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस, मैंने आपको बताया था कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसमें एक तरह से देखिए जो है मेनली मैंने आपको जब पढ़ाया था अभी बताया था कि जो वायरस प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं उनमें मेनली जो जेनेटिक मैटर होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है. तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है सिंगल स्टैंडर्ड RNA हमें यहाँ पर जो है RNA देखने को मिल रहा है TMV टोबैको मोज़ेक वायरस में. और ये बैक्टीरियोफेज का यहाँ पर देखा है, बैक्टीरियोफेज की यहाँ पर ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसकी स्ट्रक्चर देखिए हेड दे रखा है यहाँ पर, देन कॉलर दे रखी है, देन शीट दे रखी है और यहाँ पर ये टेल फाइबर्स दे रखी हैं. तो ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रखा है. ठीक है, ये हमने देखा. देखिए, चलिए ये हमने देख लिया यहाँ पे. अब देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे, अब देखिए विरियोट्स. अब हमने यहाँ वायरस कवर कर लिया, थोड़ा सा और रह गया है लेसन में बस. देखिए विरियोट्स का देख लेते हैं. देखिए विरियोट्स जो हैं, देखिए क्या दे रखा है विरियोट्स. इन 1971 Theo Diener discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. अब देखिए एक साइंटिस्ट थे टीओ डीनर, जिन्होंने 1971 में जो है इन्होंने देखा कि एक इन्फेक्शियस एजेंट का पता लगाया, डिस्कवर किया. और ये जो इन्फेक्शियस जो एजेंट था वो वायरस से भी छोटा था, वायरस सभी स्मॉल साइज़ के थे. और इनमें उन्होंने देखा कि जो पटेटो है उसमें एक डिजीज़ उन्होंने देखी, स्पिंडल, जिसको बोलते हैं स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़. ठीक है, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ जो पटेटो में थी उसके लिए यही जो था एजेंट जो था इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था. तो उसको उन्होंने विरियोट्स बोला. ठीक है, तो विरियोट्स का सबसे पहले डिस्कवर किया था 1971 में टीओ डीनर ने, जिन्होंने इसको इन्फेक्शन एजेंट बताया और बताया कि ये वायरस से भी छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं और इनके लिए, और जो पटेटो में जो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं विरियोट्स. ठीक है, तो देखा कि पटेटो की स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे होगी, विरियोट्स होती है. ये सबसे पहले किसने पता लगाया, 1971 में टीओ डीनर ने पता लगाया. देन इट वाज अ फाइंड टू बी ए फ्री RNA. यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है फ्री RNA प्रेजेंट होता है. इट लेक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस. अब देखिए फ्री RNA कैसे, हमने वायरस में पढ़ा था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो न्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट होता है उसके लिए प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, कोड प्रेजेंट होता है वायरस में जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई भी प्रोटीन कवरिंग हमें देखने को नहीं मिलती है. यानी कि विरियोट्स में प्रोटीन का कोई कोड प्रेजेंट नहीं होता है जैसे कि वायरस में होता है. यानी कि फ्री यहाँ पर RNA प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, फ्री RNA हो गया. ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं देखने को मिलती है. देन हैंस द नेम विरियोट्स, तो इसको नाम दिया गया विरियोट्स, जिसमें कि यानी कि ऐसा वायरस ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा वायरस जिसमें कि प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं है उसको हम विरियोट्स बोल सकते हैं.
ठीक है, क्योंकि वायरस में तो प्रोटीन कोड प्रेजेंट था और यहाँ पर प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। द आरएनए ऑफ द विरोस वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, और यहाँ पर जो आरएनए प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, जो आरएनए प्रेजेंट होता है विरोस में, उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो काफ़ी लो होता है। इज दैट क्लियर? छोटा सा थोड़ा देर यहाँ पर दे रखा है विरोस के बारे में, ये क्लियर हो गया। चलिए देन पढ़ लेते हैं लाइकेंस। अब देखिए थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए लाइकेंस मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि लाइकेंस क्या है। लाइकेंस जो है ना वो एक तरह का एक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है फंजाई और एल्गी के बीच में। ठीक है, फंजाई और एल्गी जो होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं, एक साथ जो है को एक्सिस्टेंस जो है शो करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है इन दोनों के बीच में और वो लाइकेंस को बनाते हैं। ठीक है, फंजाई और एल्गी। अब होता क्या है ना, दोनों को इसमें बेनिफिट होता है, दोनों को, यानी कि फंजाई तो क्या करेगी, फंजाई क्या करती है, और अब दोनों एसोसिएशन में रह रहे हैं, यानी कि दोनों के लिए दोनों ही बेनिफिशियल होते हैं एक दूसरे के लिए। जो एल्गीज होते हैं वो तो क्या बनाते हैं, फंजाई के लिए फूड बनाते हैं। ठीक है, एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो इजीली जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड बना सकती है। तो एल्गी तो फूड बनाती है फंजाइज के लिए, और फंजाइज क्या करते हैं, एज ए शेल्टर उसको देती है, यानी कि शेल्टर देती है किसको, एल्गीज को। तो वहाँ पर शेल्टर देती है और मिनरल्स और जो वाटर होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ठीक है, एल्गी को प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से दोनों जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, तो उसको हम लाइकेन बोलते हैं। एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लाइकेन बोलते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इसको फटाक से हम। ओके, लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आपको बताया कि लाइकेन जो होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, यानी कि लाइकेन जो होते हैं उसमें फंजाई और एल्गी दोनों एक साथ रहती हैं, दोनों को जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करती हैं। देन म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी और फंजाई, और ये म्यूचुअली जो है यूजफुल होती हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती हैं बिटवीन एल्गी फंजाई, यानी कि दोनों ही एक दूसरे में क्या करती हैं, यूजफुल होती हैं। देन द एल्गा कंपोनेंट इज नॉन एज फाइकोबाइट। अब देखिए यहाँ पर अब देखो मैंने आपको बताया कि लाइकेंस दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एल्गी और फंजाई। तो एल्गी जो होगा कंपोनेंट उसको तो बोलेंगे फाइकोबायंट, क्या बोलेंगे, फाइकोबायंट। और जो फंगल कंपोनेंट्स है उसको बोलेंगे माइकोबायलेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर? एल्गल जो कंपोनेंट है एल्गी में, लाइकेन्स में हम जानते हैं कि एल्गी प्रेजेंट है, फंजाई प्रेजेंट है, तो एल्गल कंपोनेंट को बोलेंगे फाइकोबायंट और फंगल कंपोनेंट बोलेंगे माइकोबायंट। ठीक है, चलिए देन विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, जो कि आप देखिए अब हमने देखा ऑटोट्रॉफिक कौन है, फाइकोबायंट जिसको हम बोल रहे हैं, जो एल्गी है तो वही तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक है। तो एल्गी तो ऑटोट्रॉफिक की तरह यहाँ पर बिहेव करती है, और यहाँ पर जो फंजाई है जो कि माइकोबायंट है वो क्या है, हेटरोट्रॉफिक है, हम जानते हैं। ठीक है, एल्गी तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाती है तो ऑटोट्रॉफ हो गई, बट फंजाई तो खुद अपना फूड नहीं बना सकती है, वो तो डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो चलिए तो ये हेटरोट्रॉफ हो गई। देन रिस्पेक्टिवली एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, एल्गी जो होती है वो फूड बनाती है फंजाई के लिए। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन ही किया था जब शुरू किया था। तो एल्गी जो है वो प्रिपेयर करती है फूड फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करती है, प्रोवाइड शेल्टर प्रोवाइड करती है, अब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। और ये फंजाई क्या करती है, एल्गी के लिए मिनरल्स को जो है एब्जॉर्ब करती है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स उनको एब्जॉर्ब करती है, और वाटर को एब्जॉर्ब करती है, किसके लिए, एल्गी के लिए। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर रही है, एक दूसरे के लिए हेल्प कर रही है, एक दूसरे के लिए क्या कर रही है, म्यूचुअली यूजफुल है। ठीक है, चलिए देन सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद इन देम। लाइकेन्स आर ओके अब देखिए अगर हम बात करें ना, ये इतनी जो है क्लोजली एसोसिएट होती है एक दूसरे के साथ कि हम जो है जब हम लाइकेंस को देखेंगे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये जिसमें जो है दो ऑब्जेक्ट एक साथ यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो इस तरह से क्लोजली एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होती हैं कि अगर हम लाइकेंस को देखें तो हम उसको कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं देख करके कि यहाँ पर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ जो है सर्वाइव कर रहे हैं, या दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन या कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो हम पता नहीं कर पाएंगे, इतने क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, लाइकेंस में फंजाई और एल्गी दोनों। चलिए देन लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूटेंट इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। अब देखिए लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस है ना कभी भी पॉल्यूटेड वाटर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी वाटर बॉडीज जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ लाइकेंस ग्रो नहीं कर सकता है। तो क्या हो गया, ये तो बड़े बेनिफिशियल हो गए, यानी कि ये पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हो गए। ठीक है, यानी कि लाइकेंस जो हैं वो वाटर बॉडी जो पॉल्यूशन जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये ग्रो नहीं करती हैं, इसलिए एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर्स काम करती हैं, और हम पता लगा सकते हैं कि ये जो वाटर बॉडी है यहाँ पर पॉल्यूशन है, इसीलिए यहाँ पर लाइकेंस ग्रो नहीं कर सकती है। तो ये पॉल्यूटेंट इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया में कभी भी ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा लाइकेंस भी हो गया। तो ये हमारा लेसन हमारा यहाँ फिनिश हो गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और अब हम जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट लेसन।
ठीक है, तो ये फिनिश हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच।